मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन के ऊपर 1 से लेकर के 20 तक के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 20 के बाद 21 नंबर पे, तो ये पूछा गया है कि हाउ मैनी बुक्स, कितनी पुस्तकें डज पैराडाइज रीगेंड, किस में पूछा गया, पैराडाइज रीगेंड में कंसिस्ट ऑफ। तो पैराडाइज रीगेंड जो है उसमें टोटल कितनी पुस्तकें हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान बनाए रखना, पैराडाइज रीगेंड में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, कितनी, 4। टोटल कितनी पुस्तकें हैं भैया, 4, ये ध्यान बनाए रखना। अगर हम पैराडाइज रीगेंड की बात करें तो ये कब आई थी, 1671 में ये आई थी। इसके साथ इनका एक प्ले भी आया था, बर्स्ट ट्रेजेडी या क्लोसेट ड्रामा कह सकते हो, सैमसन अगोनिस्ट। उसके साथ ही पैराडाइज रीगेंड भी आया था, या ये कह सकते हो पैराडाइज रीगेंड के साथ सैमसन अगोनिस्ट भी उसी साल आया था, ठीक है। पैराडाइज रीगेंड जो है वो क्या है, पैराडाइज लॉस्ट का एक सीक्वल है, ध्यान बनाए रखना, जिसमें 4 पुस्तकें हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार को जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलते हैं। पैराडाइज रीगेंड क्या है, पैराडाइज रीगेंड क्या है दोस्तों, अगर हम पैराडाइज रीगेंड की बात करें तो इज आ पोइम, एक पोइम है। और किसके द्वारा लिखी गई साथियों, तो जॉन मिल्टन के द्वारा। सबसे पहली बार ये 1671 में पब्लिश हुई थी। इट्स ओरिजिनल टाइटल अगर हम बात करते हैं तो इसका पैराडाइज रीगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स है, ठीक है। अब 22 नंबर पे क्वेश्चन देखो कौन सा है। उन्होंने ये कहा इन विच ईयर, कौन सी साल, जॉन मिल्टन बाज बॉर्न, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सी साल जॉन मिल्टन जी का जन्म हुआ। तो कौन सी साल, 1608 में जॉन मिल्टन जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और 1674 में क्या हुआ, जॉन मिल्टन की मृत्यु हो गई। 1667 में अगर हम बात करें तो पैराडाइज जॉन मिल्टन की एक मैग्नम ओपस या मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन हुआ, फर्स्ट पब्लिकेशन आया था। तो तीनों बुक्स के बारे में हमने आपको, तीनों डेट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे देखो, अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की, जॉन मिल्टन कौन है, एक इंग्लिश पोइट हैं एंड इंटेलेक्चुअल। और वो एक इंटेलेक्चुअल है हु सर्व्ड, जिन्होंने सेवा की एज अ सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, फॉर द कॉमनवेल्थ, किसमें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड में, अंडर इट्स काउंसिल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। उस समय शासन किसका था दोस्तों, ओलिवर क्रॉमवेल का शासन चल रहा था, ध्यान बनाए रखना, किसका, ओलिवर क्रॉमवेल का। तो जॉन मिल्टन एक इंग्लिश कवि हैं, एक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की परिषद के सहित उनके काउंसिल में इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल के लिए एक सिविल सेवक के रूप में कार्य किया, ठीक है। ही इज बेस्ट नोन, और उनको बेस्ट नोन सबसे ज्यादा जाना जाता है, उनकी पहचान बनी दुनिया भर में किसके खातिर, फॉर एज एपिक पोइम। उनका दोस्तों एक एपिक पोइम था जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। क्या नाम था, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में आया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये जो बॉर्न है वो 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट लंदन यूके में इनका जन्म हुआ। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 8 नवंबर 1674 को बर्नहिल लंदन यूके में इनका मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया गया है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। विच पोइट, कौन सा पोइट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरसो। इल पेंसेरसो कब आया था, ध्यान बनाए रखना। तो ये 1631 में ये आई थी, 1631 में इल पेंसेरसो और एल एलेग्रो को लिखा गया था। साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान बनाए रखना है, एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, जॉयस पर्सन, और इल पेंसेरसो का मतलब होता है मलंकली मैन, सैड पर्सन, यानी कि दुखी व्यक्ति। तो क्वेश्चन जो पूछा गया, हमें तो अपने क्वेश्चन से मतलब है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस कवि ने इनका जो इल पेंसेरसो था के लिए चित्र बनाए। तो किसने इलस्ट्रेशंस चित्र बनाए थे, तो वो कौन थे,
ध्यान बनाए रखना जॉन मिल्टन, यानी कि विच पोइट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरसो, तो जॉन मिल्टन, ये ध्यान बनाए रखना। माफ करना, यहां पर गलत तरीके से है। जॉन मिल्टन के द्वारा तो ये लिखी गई थी, उसका इलस्ट्रेशंस, उसके पिक्चर्स वगैरह किसने बनाई थी? विलियम ब्लैक ने बनाई थी। सी ऑप्शन होगा, माफ करना। कौन सा? सी ऑप्शन, विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सही कर लो, एक बार को ऑप्शन सही कर लो, सी। ठीक है, विलियम ब्लैक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरसो, किसके लिए? इल पेंसेरसो के लिए, और इज रिटन बाय, जो लिखी गई थी बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, इल पेंसेरसो का मतलब होता है थॉटफुल मैन, मलंकली मैन, सारो मैन, कुछ भी कह सकते हो। दुखी व्यक्ति के लिए हम इल पेंसेरसो का यूज करते। तो अब ध्यान बनाए रखना, विलियम ब्लैक ने इल पेंसेरसो के लिए इलस्ट्रेशंस यानी कि चित्र बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टेक्स्ट, कौन सा दोस्तों टेक्स्ट, और किसका? बोले मिल्टन का। डज द फॉलोइंग लाइन, इन नीचे की लाइनों में अपीयर होता है। ठीक है, दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। दाउ का मतलब होता है यू, पोएट्री में दाउ का मतलब दोस्तों यू होता है। कैन नॉट का मतलब नहीं, टच, टच नहीं कर सकते तुम मेरी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, ऑफ माई माइंड, यानी कि तुम मेरे शरीर को टच कर सकते हो लेकिन मेरे मन की स्वतंत्रता को, मेरे मन को आप टच नहीं कर सकते। ऐसा स्टेटमेंट कहाँ है और किसके द्वारा बोला गया है? तो देखो, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? ध्यान बनाए रखना, आप मेरे मन की स्वतंत्रता को नहीं छू सकते। ये किस में आता है? तो ये कॉमर्स में बोला जाता है। ये किस में बोला जाता है? कॉमर्स में बोला जाता है, जो पायस लेडी होती है उसके द्वारा। ठीक है, कॉमर्स में। तो यहाँ पे कॉमर्स है क्या? ये एक मास्क है, तो इसका जॉनर पूछ लिया जाता है। कॉमर्स क्या है? एक मास्क है। कॉमर्स कब आया था? तो 1634 में कॉमर्स आया था। कब आया था दोस्तों? 1634 में। और इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी, रिटन बाय जॉन मिल्टन, ये लिखा गया था चेस्टिटी के सम्मान में। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन मिल्टन। और इसी की ये फेमस लाइन है, ध्यान बनाए रखना। कौन सी? दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 25 नंबर की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन स्टडीड, जॉन मिल्टन पढ़ते थे, जॉन मिल्टन ने स्टडी किया था कहाँ? तो देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जॉन मिल्टन जी स्टडीड करते थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इन्होंने 1629 में, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने 1632 में ली थी। इसके बाद ये अपने गांव चले गए, जहां हॉटन गांव चले गए, जहां ये 1632 से लेकर के 1638 तक अपने गांव में रहे। और ये पीरियड इनका हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। किसके? हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान बनाए रखना। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में कि एक्सप्लेनेशन जरा एक बार देखो दोस्तों। जॉन मिल्टन जी का जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 को कहाँ हुआ? ब्रैड स्ट्रीट, चीफ साइट, लंदन में। ये विशेष ध्यान रखो, देखो 4 ही राइटर हमको अच्छे से पढ़ना है टीजीटी के लिए। एक विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी। तो इसमें जॉन मिल्टन जी का जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, चीफ साइट, लंदन में होता है। ही स्टडीड, और वो कहाँ पढ़ते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही वाज इंग्लिश पोइट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। और इनको सिविल सर्वेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड कब बनाया गया था? 1649 में, जब क्रॉमवेल की सरकार, यानी कि क्रॉमवेल इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे थे। क्रॉमवेल का शासन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि दी फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जो फेमस एपिक है इनका पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, इसमें कंटेन करते हैं कितनी बुक्स कंटेन करते हैं, तो इस एपिक में टोटल कितनी 12 पुस्तकें होती हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आया था, जब ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था, तब इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन जब ये 1674 में दोबारा रिपब्लिश हुआ, इसका सेकेंड एडिशन आया, तब इसमें टोटल कितनी 12 पुस्तकें थी। और कौन कौन सी पुस्तक को स्पेल्ड किया गया था, पुस्तक नंबर 7 और पुस्तक नंबर 10, इन दोनों को डिवाइड करके 2 पुस्तकें और बनाई गई थी। तो ये यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया है। देखो यहाँ पे ऑप्शन 10 बुक्स का भी है, लेकिन आपको 12 बुक्स ही बताना है, ठीक है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स कितनी 12 बुक्स। इट इज एन एपिक पोएम, और ये एक महाकाव्य है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। इन ब्लैंक वर्स, और ये एपिक कौन से में, इसमें ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्स क्या होता है, जिसमें मीटर का यूज किया जाए, राइम का प्रयोग ना किया जाए, अनराइम्ड ब्लैंक वर्स कह सकते हो, अनराइम्ड, ओके। और मीटर भी कौन सा, आइम्बिक पेंटामीटर का ज्यादातर यूज होता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस एपिक वाज पब्लिश्ड, इसका अगर पहले वर्जन की बात करें तो दोस्तों 1667 में आया था। एक चीज और ध्यान रखना कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया था 1658 में, और लिख करके समाप्त कर दिया 1665 में, और इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया 1667 में, और ये इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1674 में, ठीक है। तो सारी बातें बढ़िया करके, जब ये पहली बार 1667 में आया था तो इसमें टोटल कितनी पुस्तकें थी, बोले सर 10 बुक्स थी। सेकेंड एडिशन जब इसका आया था, ठीक है, दिस एपिक फॉलोड, और ये सेकेंड एडिशन कब आया था, 1674 में, और तब इसमें टोटल कितनी पुस्तकें थी, 12, यानी कि 12 पुस्तकें थी दोस्तों, ठीक है। तो जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली अगर बात करें कि ये ओरिजिनली कब लिखा गया, तो ओरिजिनली जो लिखा गया था वो 10 बुक्स में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद 2 बुक्स, बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को स्पेल्ड किया गया, यानी कि डिवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कौन सी पोएम, नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा मेरे दोस्तों नहीं लिखी गई, और ये भी यूपीटीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखो, ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, और ये कब लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है जब ये 1652 में अंधे हुए थे, तो अंधेपन की अवस्था में ही इसको लिखा था उसी समय, ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस। लेकिन इनके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा इस पोएम का नाम, टाइटल ये नहीं रखा गया था ऑन इज ब्लाइंडनेस। क्या रखा गया था उस समय, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट हाफ ईयर ऑफ माय डेज, इस तरीके का टाइटल रखा गया था। एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो, ये दोनों ट्विन सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, और ये जुड़वा बहनों के नाम से जानी जाती हैं, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस, एल एलेग्रो, इल पेंसेरसो, तीनों वर्क इन्हीं के द्वारा लिखे गए। एल एलेग्रो भी 1631 में आया, और ए भी 1631 में आया। लेकिन ट्रू लव जो है, ट्रू लव, और जिसकी पहली लाइन, इस सोनेट नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा, ये सोनेट नंबर 16 है दोस्तों, ये सोनेट नंबर 16 है, और ये जो सोनेट नंबर 16 है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, जिसकी पहली लाइन है, लेट मी नॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सॉरी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इसकी पहली लाइन है, ठीक है, ट्रू लव की। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि सी जो पोएम है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। एक बार मजे से इसको पढ़ लो, ट्रू लव इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, यानी कि ट्रू लव जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई। इट इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, ये किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। विच इज सोनेट नंबर 116, और ये सोनेट नंबर 116 है, ठीक है। इसके बाद बाकी सभी, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ठीक है, एल एलेग्रो, इल पेंसेरसो आर कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ये सभी जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई हैं।
अगला हम बात करें, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, किसको दोस्तों चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है। साथियों फिर रिपीट करता हूं, इनमें से किसको चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है, तो बता दो एक बार हमको बता दो कौन है इसमें। तो सीधी सी बात, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसा या रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन को ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भैया सही हो गया। तो देखो जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, आनंद तो एक्सप्लेनेशन में है। देखिएगा, जॉन मिल्टन इज नोन एज दी, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा तैयार हो रहा है कि जॉन मिल्टन जो है वो नोन एज जाने जाते हैं किस नाम से, चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के नाम से। ही वाज बोर्न इन 1608। ये इनका जन्म कब हुआ भैया, 1608 में, एंड डाइड इन 1674, और इनकी मृत्यु 1674 में हो गई। ही हैज रिटन मैनी थिंग्स, इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा इन इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब इनकी उम्र 21 साल थी, तो मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा। और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा था, ये एक ओड है, और ओड होने के साथ ये आया था 1629 में, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये एक पेटार्कन सोनेट है, ध्यान बनाए रखना, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। तो पेटार्कन सोनेट की क्या एक राइम स्कीम भी ध्यान बनाए रखना, ए बी बी ए, फिर से दोस्तों ए बी बी ए, और जो सस्टेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है सी डी ई और सी डी ई, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये सस्टेट की राइम स्कीम पेटार्कन सोनेट की चेंज मिल सकती है, सी डी करके भी मिल सकती है, ठीक है। लैसिडस और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो 1652 के आसपास लिखी गई, लेकिन ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1673 में। लैसिडस 1637 में आई और पब्लिश हुई थी 1638 में। कॉमर्स 1634 में इसको जो है लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया था। और भी बहुत सारे वर्क हैं, ध्यान बनाए रखना इनको। अगला हम बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सी पोएम दोस्तों जॉन मिल्टन, ये रिपीट है तो ट्रू लव है, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आगे फिलहाल मूव करते हैं। 28 नंबर पे ये भी रिपीट हो गया है आपका। 29 नंबर पे आ जाओ। 29 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी। देखो भैया, ये एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। उन्होंने ये पूछा, 4 पोएम्स के नाम आपके सामने दे रखे हैं, 4 एलिजीज के नाम आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एलिजी पास्टोरल एलिजी है जो रिटन बाय मिल्टन, जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें लैसिडस, तो ये एक पास्टोरल एलिजी है और ये मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई है। ये भी ध्यान बनाए रखना, किसके, मिल्टन के द्वारा, ठीक है। जो कि एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था 1637 में, जो कि बाद में 1638 में एलिजीज नाम का एक कलेक्शन आया, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। एडोनिस, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड और एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी, ये कुछ भी जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। सिर्फ ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगर 30 नंबर पे बात करें तो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सजेस्ट दैट सटन इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऐसा कौन, ये हिमाचल प्रदेश के पीजीटी 2016 में आया, ऐसा कौन क्रिटिक था, ऐसा कौन आलोचक था जिसने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट को पढ़ा और उन्होंने कह दिया कि पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में एडम हीरो ना होकर के सटन हीरो है, सटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो विलियम ब्लैक का ऑप्शन कहीं दे रखा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक एक ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ करके ये बताया कि इसमें एडम जो है वो हीरो ना होकर के कौन, सैटर्न जो है वो इसका हीरो है। विलियम ब्लैक वाज द फर्स्ट, विलियम ब्लैक ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था डेट की सैटर्न इज द
रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो कौन है? सैटर्न ही है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, विलियम ब्लेक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का वास्तविक नायक है, वास्तविक हीरो है, और आलोचनात्मक चर्चा का एक अच्छा सौदा इस सवाल के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। अ गुड डील ऑफ क्रिटिकल डिस्कशन, अगर हम क्रिटिकल डिस्कशन की बात करें तो सेंटर्ड अराउंड दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता है कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न और एडम, कि सैटर्न है या एडम है, कौन है? ठीक है, इंडीड वास्तव में the complexity of the questions is reflected in the widely divergent views and have been held the whole host of earlier and late critics जैसे गोयथे, ब्लैक, सैली, ओके, लॉवेल, मैसन, to name only mere remark, one are the opinion that Saturn is the hero। इन सब का एक ही ओपिनियन था कि Saturn is the hero of Paradise Lost। बात समझ में आ गई? 31 नंबर में बताओ, 31 नंबर में क्वेश्चन को पढ़ना। ये पीजीटी हिमाचल प्रदेश के पीजीटी 2016 में दोस्तों पूछा गया है कि मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजेटिका, मिल्टन ने एरोपेजेटिका को लिखा इन, किस में लिखा गया एरोपेजेटिका? तो ये एक प्रोज ट्रैक्ट है, ये एक दोस्तों प्रोज ट्रैक्ट है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, एरोपेजेटिका, एरोपेजेटिका कब आया था? 1644 में एरोपेजेटिका को पब्लिश किया गया था, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को शो करता है। किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच को शो करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजेटिका इन प्रोज ट्रैक्ट, एरोपेजेटिका ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644 यानी कि 1644 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे देखो भाई, 32 नंबर पे देखो दोस्तों क्या कहा गया है कि व्हाट impelled मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स। बहुत ध्यान से सुनना, प्यारा सा क्वेश्चन है और मजा भी आने वाला है कि किस बात ने मिल्टन द प्यूरिटन को मास्क का इस्तेमाल करने और कॉमर्स की रचना करने के लिए प्रेरित किया। एक बार और मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को रिपीट करने का, ध्यान से सुनो। व्हाट impelled मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स, किस बात ने मिल्टन को द प्यूरिटन को, मिल्टन द प्यूरिटन भी बोल सकते हो क्योंकि ये प्यूरिटनिज्म को बिलोंग करते थे, तो मिल्टन द प्यूरिटन को मास्क का इस्तेमाल करने और कॉमर्स की रचना करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो भैया ऐसे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ये लिखा है टू एम्फेसाइज द वर्च्यू, ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डेबेचरी इन द कोर्ट। मतलब ये हुआ भैया कि डेबेचरी अदालत में एक गुण यानी कि एक व्यक्ति के पर जोर देने के लिए उन्होंने इसको लिखा था। तो मिल्टन प्यूरिटन थे, पहली बात। मिल्टन वाज प्यूरिटन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्टन क्या थे? एक प्यूरिटन थे। द प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट, और प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट इन 16 एंड 17 सेंचुरी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्यूरिटन थे यानी कि प्यूरिटन 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंग्रेज लोगों के अंग्रेजी के विरोधक थे, यानी कि बहुत ज्यादा विरोधी थे, जिन्होंने रोमन कैथोलिक प्रथाओं के इंग्लैंड के चर्च को शुद्ध करने की मांग की थी। अच्छा, यही वो लोग थे हु साउट टू प्यूरिफाई, इन्होंने शुद्धता की मांग की। किसकी? चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च की, ऑफ द रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस, वहां के जो रोमन कैथोलिक थे उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। कॉमर्स मास्क बाय जॉन मिल्टन, और जो कॉमर्स है जो कि इसका जॉनर दोस्तों क्या है? एक मास्क है जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। और इसको कब खेला गया स्टेज पर, कब प्रेजेंट किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? वो डेट थी दोस्तों 29 सितंबर 1634 को। और किसके सामने खेला गया? तो वहां के एक अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे। ब्रिजवाटर जगह के एक जो अर्ल थे। अर्ल कौन होते हैं?
जमींदार कह सकते हो, ब्रिजवाटर नामक जगह के एक जमींदार थे जिनका नाम था जॉन एगरटन। जॉन एगरटन के सामने अल आप जो कि अल आप ब्रिजवाटर थे, वहां पर एक कैसल था, एक किला था जिसका नाम था लुडलो कैसल, जिसका नाम था दोस्तों लुडलो कैसल। वहां पर 1634 में इस प्ले को क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, कॉमर्स को प्रेजेंट किया था, ओके, इन सरोफिर, ठीक है, एंड पब्लिश्ड अनोनिमसली, और फिर इसको गुमनाम तरीके से अनोनिमसली पब्लिश करवाया गया 1637 में। कॉमर्स इज अ मास्क, कॉमर्स क्या है, एक मास्क है अगेंस्ट मास्किंग कंट्रास्टिंग अ प्राइवेट, ठीक है। तो अब 33 नंबर पे देखो, 33 नंबर पे देखेगा, प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर पे प्यारा सा क्वेश्चन है, विच एपिक, कौन सा एपिक कन्वेंशन that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट के किस महाकाव्य सम्मेलन का पालन किया है, इस सूची में गायब है, ठीक है। पहला नोबेल थीम, बिल्कुल सही बात है, नोबेल थीम है। जो भी इपिक लिखते थे, जितनी भी इपिक हुआ करती थी, उन सभी इपिक्स की जो थीम होती थी वो नोबेल का मतलब श्रेष्ठ होती थी। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इपिक लिखने से पहले भैया म्यूज यानी कि जो वहाँ की देवी देवता होते थे उनका आह्वान करते थे। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, जैसे हम लोग कोई भी नया काम करने से पहले क्या कराते हैं, गणेश पूजन कराते हैं, ठीक है। गणेश पूजन कराने के बाद में हम कोई शुभ काम करना आरंभ करते हैं, या गणेश आरती होती है, कुछ भी होता है, वैसे ये भी कोई भी बड़ा काम करने से पहले इन्वोक करते थे म्यूज का, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ हीरोइक फिगर्स बिगिनिंग इन द मिडिल एलिवेटेड स्टाइल, और इनका जो किसी भी एपिक का बिगिनिंग होता था वो बहुत ही बेहतरीन हीरोइक फिगर्स में होता था, एलिवेटेड स्टाइल यूज करते थे, और डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव डायलॉग कैटलॉग्स होते थे, बार लाइक स्पीचेज, सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज करते थे, यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड एल्यूजन्स, इन सभी चीजों का इनके वर्क में क्या होता था, यूज होता था। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इस चीज में क्या चीज मिसिंग है, यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम, प्लेस, स्टाइल, डायलेक्ट, क्या चीज मिसिंग है दोस्तों, क्या चीज आपको यहाँ पर मिसिंग दिख रही है। तो यहाँ पर ध्यान बनाए रखना, क्या चीज मिसिंग है, यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पे मिसिंग दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बार को देख लो, देखो टाइम प्लेस एक्शन, जो भी विलियम शेक्सपियर थे उनके प्लेस में टाइम प्लेस एक्शन दिखते थे, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर क्या चीज मिसिंग बताया जा रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो मिसिंग बताया जा रहा है। यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो क्या दिखाया जा रहा है, मिसिंग दिखाया जा रहा है इन एपिक कन्वेंशन ऑफ मिल्टन फॉलोड बाय पैराडाइज लॉस्ट। यूनिटी ऑफ एक्शन रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट, इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है जहां पर हम इंसिडेंट्स को, घटनाओं का कॉम्बिनेशन रखें, विच आर द एक्शन ऑफ द प्ले और पोएम शुड बी वन। The unity of actions limit the supposed actions to a single set of incident which are related to the cause and effect having a beginning, middle and the end. No scene is to be included that does not advance the plot directly. The Paradise Lost denote the action in heaven, hell and earth. इसमें एक्शन दिखाया जाता है तो तीन ही जगह दिखाया जाता है, या तो हेवन की कहानी होती है, हेल, और अर्थ पृथ्वी की कहानी होती है। अगला देखो, नेक्स्ट 34 नंबर की बात करें तो स्टडी द लाइन फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू दी नाइटिंगेल। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, जरा प्यार से समझिएगा, प्यार से समझिएगा कि जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल को संबोधित किया है मिल्टन ने, क्या लिखा है, स्टडी द लाइन्स, उन लाइनों को अध्ययन करो, स्टडी करो, फ्रॉम मिल्टन सोनेट, मिल्टन के सोनेट से जो कि एड्रेस किया गया टू दी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल को। कौन सी लाइनें, अब समय पर गाओ, नाउ टाइमली सिंग, नाउ मीन्स अब, टाइमली समय पर, सिंग मीन्स गाओ, इरा द रूड वर्ड्स ऑफ हेट, ओके, फॉर टेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रूव, ओके, नी व्हाट इज द रूड वर्ड ऑफ हेट रेफर टू हियर। उन्होंने कहा, नफरत के असभ्य पक्षी से पहले किसी ग्रोव में मेरी आशाहीन
कयामत की भविष्यवाणी करें। यहाँ पर जो घृणा का असभ्य पक्षी है, यहाँ पर जो घृणा का असभ्य पक्षी है, रूड बर्ड है, रूड बर्ड ऑफ हेट, यहाँ पर किसको रेफर किया गया है? नाइटिंगल को, आउल को, स्पारो को, कुकू को, रेबन को। तो ध्यान बनाए रखना, कुकू को। किसको? कुकू। क्वेश्चन जरा संभल करके पढ़िएगा। ओ नाइटिंगल इज आल्सो नोन एज मिल्टन सोनेट, इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स। यहाँ पर दो पक्षियों के बीच में कंट्रास्ट बताया गया है। ओके, अंतर बताया गया किसके? नंबर 1 नाइटिंगल दोस्तों और नंबर 2 कुकू। ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज कंट्रास्ट। इसकी जो थीम है वो एक विरोधाभासी थीम है, स्ट्राइप संघर्ष की थीम है, बिटवीन लव एंड हेट। तो इसमें एक जो पक्षी है वो लव का इंडिकेट करता है और जो कुकू है वो हेट को इंडिकेट करती है। वेयर लव सक्सीड बिकम्स इट इज मोर स्ट्रेंथ देन हेट, हियर रूड बर्ड ऑफ हेट रेफर टू कुकू। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। यहाँ पर ओ नाइटिंगल को मिल्टन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, मिल्टन सोनेट के नाम से भी जाना। यह दो पक्षियों, एक बुलबुल है और दूसरी कोयल के बीच अंतर प्रस्तुत करती है। कौन सी? ये वाली पोएम, ये वाला सोनेट। कविता का विषय प्रेम और घृणा के बीच विरोधाभास और संघर्ष है। अगर हम इसकी थीम की बात करें, विषय वस्तु की बात करें, तो इसमें प्रेम और घृणा के बीच विरोधाभास और संघर्ष दिखाया गया है, जहां प्रेम सफल होता है क्योंकि इसमें घृणा से अधिक शक्ति होती है। प्रेम में जो होती है ना, वो घृणा से कहीं ज्यादा अधिक पावर होती है। यहाँ नफरत की असभ्य चिड़िया किसको कहा गया? कोयल का जिक्र किया गया है। तो अब तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पिटारकन सोनेट। पिटारकन सोनेट आप लोग जानते हो, जो ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड हो। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। ठीक है। ट्रेडिशन कंसर्न नॉट ऑन एम्प्लॉयड और टू ऑकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट्स बट आल्सो। यहाँ पर 35 के बाद देखिएगा, पेटार्कन सोनेट परंपरा से मिल्टन के विचलन का एक महत्वपूर्ण पहलू नियोजित या उसके सोनेट्स की कभी कभी प्रकृति पर चिंता नहीं करता, बल्कि ये भी क्या भी। तो ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही नहीं। बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ मिल्टोनिक सिमिलीज एंड इमेजेस। तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें मिल्टोनिक उपमाओं और उनकी मिल्टोनिक सिमिलीज का प्रेजेंस ऑफ मिल्टोनिक सिमिलीज एंड इमेजेस, जो उसकी इमेजेस होती हैं उनको क्या करा जाता है? प्रेजेंस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। देखो यहां से, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन डाइवर्जेंस फ्रॉम द पिटारकन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट ओनली, ना केवल ही एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड करता, और द अकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट आल्सो द रिजेक्शन ऑफ इडायलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथन ड्यूरिंग मिल्टन्स टाइम। इंग्लैंड वाज सिंगिंग इन 1930s to 40 by the popularization of political opinion between those who supported the King Charles I and Puritan Parliament led by Oliver Cromwell, a group of monarchists, okay, collectively known as the Cavalier Poet। जो ग्रुप ऑफ मोनार्किस्ट था वो collectively known as Cavalier Poet, जिसमें कौन कौन था? कैरू हेरिक और लवलेस and suckling Cavalier poetry was a flourish of Irishism, but Milton was apart। लेकिन मिल्टन इससे क्या थे? अलग थे। उन्होंने ये कहा कि बल्कि एलिजाबेथन की रमणीय प्रेम कविताएं परंपराओं की अस्वीकृति भी है। मिल्टन के समय के दौरान इंग्लैंड में, जब 1630 से 1640 के दशक की बात कर रहे हैं, ये बदल रहा था इंग्लैंड पूरी तरीके से। उन लोगों के बीच राजनीतिक विचारों का ध्रुवीकरण था, जिन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में किंग चार्ल्स फर्स्ट और प्यूरिटन संसद का समर्थन किया था। राजशाहीवादियों का एक समूह, जो कि क्या था?
हाँ, मोनार्किस्ट का एक समूह जो है सामूहिक रूप से कवालियर कवि कैरब हैरिक के रूप में जाना जाता है। लवलेस, सकलिंग, ठीक है, कवालियर कविता गीतकार की उत्कर्ष था, लेकिन मिल्टन इन सब से अपार्ट थी, अलग थी। ठीक है, अपार्ट का मतलब होता है अलग होना। इन लोगों से अलग थे मिल्टन। मिल्टन प्यूरिटनिज्म को बिलोंग करते थे, ना कि मोनार्की को। ठीक है, मोनार्की के तो ये विरोध में थे। इन विच वर्क, कौन से वर्क में मिल्टन स्टेट दैट व्हाइल द स्टिल मॉन बेंट आउट विद संडल्स ग्रे। अब उन्होंने ये पूछ लिया है भैया कि मिल्टन की किस वर्क में मिल्टन कहते हैं जबकि अभी भी मॉन ग्रे सैंडल के साथ बाहर चला गया। डेट मीन्स वाइल अ स्टिल मॉन बेंट आउट, जो मॉन से मतलब मॉर्निंग है, बेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो ये लाइनें जो ली गई हैं वो लैसिडस से ली गई हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैसिडस, और ये लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइनों को लगा लो दोस्तों। क्या? वाइल दे स्टिल मॉन बेंट आउट विद संदल्स ग्रे। यहाँ पर लैसिडस इज अ पास्टोरल इलिजी। लैसिडस एक पास्टोरल इलिजी है जो कि 1637 में लिखी गई। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। और ये जो पास्टोरल इलेजी है वो इनके एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। उनकी याद में उनसे उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इस पास्टोरल इलेजी की रचना की, इसीलिए उन्होंने इस पास्टोरल इलेजी को डेडिकेट किसको किया? एडवर्ड किंग को। इन दिस पास्टोरल लाइन व्हाइल द स्टिल मॉन बेंट आउट विद संदल ग्रे अपीयर्स। 37 नंबर पे देखो, टोटल हम लोग 40 तक चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 40 तक। थ्रो बिच वर्क, कौन से वर्क से डज मिल्टन इंटेंड करते हैं टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी कि जॉन मिल्टन के तो वो कौन सा होता है? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट ये रहा, और ये यूपीटीजीटी के 2016 में पूछा गया। क्या है? थ्रो बिच वर्क, कौन से वर्क के माध्यम से, ठीक है, मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर के मार्गों को न्यायोचित ठहराना, यानी कि टू जस्टिफाई का मतलब होता है न्यायोचित ठहराना, द बेज ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा बनाए गए मार्गों को, टू मैन, आदमियों के लिए। तो ये लाइन किसके द्वारा? पैराडाइज लॉस्ट। और ये पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की क्या है? थीम भी है। ठीक है, अच्छी। तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक है। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में। कब पब्लिश हुआ? पहली बार 1667 में। और उसी में इस लाइन को बोला गया। इसकी थीम कह सकते हो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। 37 के बाद 38 नंबर पे देखिएगा दोस्तों। 37 के बाद 38 नंबर पे विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज कैरेक्टर डिलीला। देखो ये डिलीला नाम की कैरेक्टर जो है वो जॉन मिल्टन की कौन से वर्क में आती है? तो हमने कहा इनका एक वर्स ट्रेजेडी, एक वर्स प्ले होता है। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट। कौन सा दोस्तों? सैमसन एगोनिस्ट। उसी में इसकी पत्नी दिखाई जाती है, फिलिस्तीन से जो बिलोंग करती है, फिलिस्तीन से, क्योंकि इसमें फिलिस्तीन और इजराइलों के बीच मध्य युद्ध चल रहा था। इसमें सैमसन नाम का एक हीरो दिखाया जाता है जिसमें पूरी पावर उसके बालों के अंदर होती है। तो अकेले ही इजरायलियों की तरफ से अकेले सैमसन एगोनिस्ट था और फिलिस्तीन की पूरी सेना को बर्बाद कर देता था, तहस नहस कर देता था। तभी फिलिस्तीनियों ने चाल चली कि इनको सामने से तो पराजित नहीं किया जा सकता है। तब वो क्या करते हैं? अपनी फिलिस्तीन की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम डिलीला होता है, उसको सैमसन को अपने प्यार में फंसाने के लिए बोलती हैं, और वो फंसाने में कामयाब भी हो जाती है, शादी कर लेती है। और फिर बाद में एक दिन क्या होता है, ये सैमसन नाम का जो हीरो होता है वो अपने शक्ति, अपनी पावर का राज किसको बता देता है? डिलीला को बता देता है। तभी डिलीला चुपके से उसके बालों को काट देती है और उसकी सारी पावर समाप्त हो जाती है। वो एक साधारण आदमी बन जाता है और तभी उसको फिलिस्तीन के द्वारा जो है बंदी बना लिया जाता है और उसे अंधा भी कर दिया जाता है। किसको? सैमसन एगोनिस्ट को। तो इस तरीके से डिलीला जो है उसको धोखा दे देती है। तो उन्होंने तो सिर्फ ये टीजीटी 2016 में पूछा गया है कि बीच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन के कौन से वर्क में जो कैरेक्टर डिलीला है वो दिखती है, तो सैमसन एगोनिस्ट में दोस्तों दिखती है, जो कि इसकी पत्नी होती है बेवफा। ठीक है, अगला, द कैरेक्टर डिलीला अपीयर्स इन सैमसन एगोनिस्ट, जो कि क्या है? एक
ट्रेजिक क्लॉसेट ड्रामा है। क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1671 में। और ये इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो पैराडाइज रीगेंट के साथ आया था। उसी साल 1671 में पैराडाइज रीगेंट और सैमसन अगोनिस्ट दोनों को पब्लिश कराया गया था। डिलीला इज द वाइफ ऑफ सैमसन। डिलीला जो है वो सैमसन की पत्नी है। अब अगला क्वेश्चन, स्पेस देना भूल गया, 39 नंबर का क्वेश्चन यहां से है दोस्तों। 39 नंबर का क्वेश्चन तो देखो, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेब। ओरेब वहां का एक माउंटेन होता है होरेब, माउंट होरेब के लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया है 39 में, देखो ध्यान से। 39 में जो क्वेश्चन किया है वो पैराडाइज लॉस्ट के जो इन्वोकेशन की बात करें, इन्वोकेशन आह्वान में होरेब का उल्लेख है। ओरेब का उल्लेख है किसमें? माउंट होरेब। आंसर पढ़ो, आंसर देखो मजे से। उन्होंने कहा दी ओपनिंग इन्वोकेशन जो होता है, इन्वोकेशन होता है शुरुआत में पैराडाइज लॉस्ट का, तो इसमें दी मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, देखो जिसमें आ जाए कि आदमी ने सबसे पहली बार डिसोबीडियंस किया, अवज्ञा कर दी, तो आप तुरंत पहचान जाना यार ये सब कहानी पैराडाइज लॉस्ट की चल रही है, जिसमें एडम और ईव होते हैं जो कि भगवान के द्वारा एक गार्डन ऑफ ईडन बताया, ईडन ऑफ गार्डन होता है, ठीक है। उसमें एक नॉलेज फ्रूट होता है और उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाने से मना कर दिया जाता है, लेकिन ये खा लेते हैं। तो वहां पे सबसे पहले आदमी के द्वारा फर्स्ट डिसोबीडियंस किया जाता है द फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा करके, द फ्रूट ऑफ डेड फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा करके। उसी में शुरुआत में ओरेब का जिक्र हुआ, ओरेब ऑफ सिनाई, सिनाई का पर्वत। तो ओरेब, यहाँ पर जो ओरेब है वो रेफर करता है गॉड डिलीवर्ड 10 कमांडमेंट्स, कि गॉड ने 10 कमांडेट्स मोसेस देयर ऑन द माउंट होरेब, कि वहां के जो गॉड थे उन्होंने 10 कमांडेंट यानी कि 10 उपदेश दिए थे मोसेस को, आइदर ऑन माउंट होरेब, किस पे? माउंट होरेब को, आर द नियर ऑफ माउंट सिनाई, या माउंट सिनाई के आसपास। ये दोनों पर्वतों के नाम है। हियर थ्रू आउट द मिल्टन यूजेस बलगेट फ्रॉम द बिब्लिकल नेम, यानी कि बाइबल से उठाए गए इन नामों को जिक्र करते हैं। तो उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, कुछ और नहीं किया गया है, कि मनुष्य ने उनकी पहली अवज्ञा और उस वर्जित वृक्ष का फल खाने, या सिनाई के जो ओरेब था, ओरेब का अर्थ क्या है? ईश्वर ने क्या करा था एक दिन कि मूसा को 10 आज्ञाएं दी, या ये कह लो कि होरेब पर्वत पर या उसी के निकट आसपास कहीं, ठीक है, सिनाई पर्वत पर पहुंचाई वो 10 आज्ञाएं या 10 उपदेश कह लो, ठीक है। तो यहां पर जो इस पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने बाइबल के नामों को बलगेट रूप में उपयोग किया है इसमें, ठीक है। बलगेट का मतलब उसका नाम बिगाड़ करके। ये भी टीजीटी 2016 में पूछा गया है, समझो 40 नंबर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद कल वही हम लोगों का लाइव क्लास चलेगा, कितने 9 से 10 में, ठीक है। आज तो लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, ठीक है। तो पेड वाले अपना देख लें, ठीक है। चलो, हमने क्या बताया? इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन की अवस्था में, विद हुम किसके साथ? मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अपने अंधेपन की स्थिति, अपने अंधेपन की स्टेट अवस्था मिल्टन किसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं? मिल्टन किसके साथ कंपेयर नहीं करते? ये पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। किसके साथ नहीं करते हैं? लैसिडस के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों के साथ करते हैं। ब्लाइंड कौन कौन होते हैं? ब्लाइंड थैमसिस, ब्लाइंड थेमासिस, ठीक है, ब्लाइंड। और दूसरा कौन होता है? मायोनाइट्स, मायोनाइट्स, ब्लाइंड मायोनाइट्स, और टायरेसियस एंड पहला टायरेसियस और फीनस, ठीक है, या फीनस कह सकते हो, ठीक है। टायरेसियस और फीनस, ब्लाइंड मायोनाइट्स और ब्लाइंड थैमेसियस। तो इन तीनों के साथ में वो तुलना करते हैं, लेकिन लैसिडस के साथ कोई तुलना अपने अंधेपन की नहीं करते। एक बार को क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो दोस्तों। इन द स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन की अवस्था में, मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, मिल्टन अपने आप को तुलना नहीं करते। किससे नहीं करते दोस्तों? लैसिडस से। भाई तो करते किससे है अपने अंधेपन की तुलना? तो वो किससे करते हैं? ब्लाइंड ऑफ थेमासिस से, ब्लाइंड ऑफ
मैकोनाइट से और टायरेसियस और फिएनिस। तो इनसे वो तुलना करते हैं किस किस से, फिर से ब्लाइंड थीमेसिस, ब्लाइंड मैकोनाइट्स और टायरेसियस और फिनस, इनसे अपनी तुलना करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। कल वही टाइम रहेगा। देखो अगर लाइट ने गड़बड़ नहीं किया, आप गर्मियां आने लगी तो लाइट समस्या क्रिएट करने लगी है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।